हेलो स्टूडेंट। मैं तिलोत्तमा आज फिर आप लोगों के लिए मूल्यह्रास क्या है ये नए प्रश्न के साथ आज आपके सामने आई हूँ। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मूल्यह्रास क्या है। तो देखते हैं। मूल्यह्रास का अर्थ व्यवसाय के सफल संचालन में स्थायी संपत्तियों का विशेष योगदान होता है। इसलिए व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग हेतु भवन, फर्नीचर आदि स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती हैं। संपत्तियों का प्रयोग करने से तथा समय व्यतीत होने पर संपत्तियों के मूल्य में कमी आ जाती है, जिसे ह्रास कहा जाता है। जब हम कोई भी व्यवसाय शुरुआत करते हैं तब हम स्थायी संपत्तियों के योगदान से उस व्यवसाय का दीर्घकाल तक उस स्थायी संपत्ति का दीर्घकालीन उपयोग कर अपने व्यवसाय को सफल बनाते हैं। पर जैसे जैसे वो संपत्तियों का हम उपयोग करते जाते हैं उनमें कुछ कमियां आ जाती है, तब उस मूल्य में जो कमी आती है उसे ही ह्रास कहा जाता है। संपत्तियों के मूल्य में कमी को ही ह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास की परिभाषाएं। R.G. विलियम्स के अनुसार प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में होने वाली उत्तरोत्तर कमी मूल्यह्रास है। पिक्सल के अनुसार एक संपत्ति के गुण, मात्रा व मूल्य में आने वाली निरंतर व स्थायी कमी मूल्यह्रास है। इन दोनों के अनुसार स्थायी संपत्तियों में कमी तभी आती है जब हम उनका निरंतर उपयोग करते रहते हैं, तो उनमें कुछ न कुछ प्रकार की कमियां आने लगती हैं। तब हमें उनमें कुछ कमी करने के कारण ही मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास लगने की आवश्यकता व उद्देश्य आइए देखते हैं। लाभ या हानि की सही गणना करना। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास भी अन्य व्ययों की भांति एक व्यय है। ह्रास को लाभ हानि खाते में दिखाकर ही व्यापार की सही लाभ हानि का निर्धारण किया जा सकता है। लेखांकन की अनुरूपता या मिलान अवधारणा मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार ही भी ह्रास का लेखा करके व्यवसाय की लाभ हानि ज्ञात की जा सकती है। जब हम किसी स्थायी संपत्ति का उपयोग करते हैं तथा उसमें जो भी व्यय लगता है उसे उसको लाभ हानि खाते में उस ह्रास को दिखाना पड़ता है। ह्रास को लाभ हानि खाते में दिखाकर ही व्यापार की जो सही लाभ हानि का निर्धारण किया जा सकता है। लेखांकन की अनुरूपता या मिलान अवधारणा भी इस पर निर्भर रखती है। वित्तीय स्थिति का सत्य एवं उचित दृश्य प्रकट करना। व्यापार की स्थिति विवरण में विद्यमान संपत्तियों को उनकी लागत में से ह्रास की राशि घटाकर दिखाना आवश्यक होता है, तभी चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। यदि मूल्य ह्रास का लेखा नहीं किया जाएगा तो चिट्ठा व्यापार की सत्य एवं उचित स्थिति प्रस्तुत नहीं करेगा। व्यापार की स्थिति विवरण में हमें संपत्तियों की लागत मूल्य में से ह्रास के को घटाकर दिखाना पड़ता है, तभी आर्थिक चिट्ठे की जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें सही मूल्य को दिखाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यह्रास को दिखाना उचित होता है आर्थिक चिट्ठे में। संपत्तियों को उचित मूल्य पर दिखाना। संपत्तियों को स्थिति विवरण में सदैव उचित मूल्य पर ही दिखाना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि संपत्तियों पर उचित रूप से ह्रास का लेखा किया जाए। हम संपत्तियों को स्थिति विवरण में तभी उचित रूप से ही दिखा सकते हैं जब हम उचित रूप से ह्रास का लेखा करेंगे। संपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु। एक निश्चित अवधि के पश्चात जब संपत्तियों का उपयोगी जीवन काल समाप्त होगा तब उसका प्रतिस्थापन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आवश्यकता यह भी है कि जब हम किसी संपत्ति का उपयोग करते करते जब उसका जीवन उसका समय समाप्त होने लगता है तभी हम कोई नई चीज़ें या फिर उसके जगह पे कोई नई स्थायी संपत्ति लाते हैं, इसलिए इसका प्रतिस्थापन कहलाता है। उत्पादों का सही लागत मूल्य ज्ञात करने हेतु। व्यापार में वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न स्थायी संपत्तियों की सहायता से किया जाता है। उत्पादन की लागत ज्ञात करते समय सामग्री, श्रम तथा अन्य ऊपरी व्ययों के अतिरिक्त स्थायी संपत्तियों का ह्रास भी लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए, अन्यथा उत्पादों की लागत का निर्धारण गलत
इसका अर्थ यह है कि व्यापार में जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तब उसमें स्थायी संपत्तियों की सहायता के साथ साथ उसमें जिस प्रकार के भी ऊपरी व्यय आते हैं, जैसे सामग्री, श्रम, इसके अतिरिक्त और भी जो ऊपरी व्यय हैं, इन सबको स्थायी संपत्तियों में जोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद स्थायी संपत्तियों का ह्रास भी लागत में सम्मिलित किया जाना चाहिए, अन्यथा उत्पादों की लागत का निर्धारण गलत होगा। इसमें किसी भी प्रकार के ऊपरी व्यय को जोड़ना अति आवश्यक है, अन्यथा हमें उत्पाद का सही लागत का निर्धारण ज्ञात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं मूल्य ह्रास को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी भी स्थायी संपत्ति के ह्रास की गणना करना अत्यंत कठिन कार्य है, इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। अतः ह्रास की गणना करते समय निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन से तत्व हैं, आइए हम देखते हैं कि ये तत्व क्या हैं। संपत्ति की लागत। ह्रास का अनुमान लगाने के लिए संपत्ति की कुल लागत का ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति की कुल लागत की गणना हेतु उसके क्रय मूल्य में उसको व्यवसाय में लाने के खर्चे एवं उसे चालू स्थिति में लाने तक के सभी खर्चे जैसे भाड़ा, मजदूरी, स्थापना व्यय आदि को जोड़ा जाता है। अतः संपत्ति की लागत बराबर संपत्ति का क्रय मूल्य प्लस भाड़ा प्लस मजदूरी, स्थापना व्यय। इसका मतलब यह है कि संपत्ति की लागत मतलब ह्रास का अनुमान लगाने के लिए संपत्ति की कुल लागत मतलब संपत्ति में कितने प्रकार के हमें लागत व्यय उठाने पड़े हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार के व्यवसाय के लाने तक, चाहे भाड़ा हो, मजदूरी हो, इन सब को मिला करके संपत्ति की लागत को प्रभावित करता है और यह ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है संपत्तियों का अनुमानित जीवन काल। अनुमानित जीवन काल वह अवधि है जिसमें संपत्ति का ठीक प्रकार से व्यवसाय में उपयोग किया जा सकता है। यह अवधि मिलों, वर्षों, महीनों, दिनों, घंटों, किलोमीटर आदि में भी हो सकती है। संपत्ति का उपयोगी जीवन काल समाप्त होने का अर्थ संपत्ति के भौतिक जीवन की समाप्ति नहीं है, अपितु यह तो व्यवसाय में अनुमानी प्रभावी कार्यशील अवधि है। अनुमानित जीवन काल वह अवधि जिसमें संपत्ति का ठीक प्रकार से व्यवसाय में उपयोग किया जा सके। वह किसी भी कोई सा भी समय हो सकता है, चाहे वह किलोमीटर में हो, मीटर में हो, वर्षों, महीनों में हो। इसके अनुमान से यह व्यवसाय समाप्त नहीं हो सकता, हम इसके कार्यशील की अवधि नहीं जान सकते। संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। संपत्ति का उपयोगी जीवन काल समाप्त हो जाने पर उस संपत्ति की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त होगा उसे संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। संपत्ति के ह्रासित मूल्य को ज्ञात करने के लिए उसकी लागत में से उसका अवशिष्ट मूल्य घटाया जा सकता है। देखिए, संपत्ति का उपयोगी जीवन काल समाप्त हो मतलब जो भी संपत्ति मतलब जो भी स्थायी संपत्ति हम अपने उत्पादन में व्यवसाय में लाते हैं, फिर जब वह समाप्त होने लगती है तब हम उसे जा कर के बेच देते हैं। फिर उस से जो राशि मिलती है उसे क्या कहते हैं, अवशिष्ट मूल्य कहते हैं। उस अवशिष्ट मूल्य को संपत्ति से घटा करके जो मूल्य हासिल होता है उसे ह्रासित मूल्य, अवशिष्ट मूल्य घटा करके ह्रासित मूल्य ज्ञात किया जाता है। पूंजीगत व्यय। संपत्ति को स्थापित करने के पश्चात उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई पूंजीगत व्यय किया गया है तो वह ह्रास ज्ञात करने के लिए मूल लागत में जोड़ा जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम कोई संपत्ति को स्थापित कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी कार्य क्षमता को उसे कुछ और सालों तक चलाने के लिए या फिर उससे और कार्य लेने के लिए उसमें जो पूंजीगत व्यय करते हैं उसको व्यय करते हैं, तो वह ह्रास तो जब हम ह्रास ज्ञात करेंगे तो उसे मूल लागत में जोड़ देंगे, फिर उसके बाद ही उसमें से ह्रास का मूल्य निकाला जाएगा, उसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। अगर स्टूडेंट मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी प्रकार के प्रश्नों के हल लेकर आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।